तो सॉलिड्स शुरू करना था कि नहीं? हमें सुन रही है आवाज़ मेरी? ओके। सॉलिड्स में मेनली थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, सो मेनली थ्योरी वाला पार्ट ही करना है हमने। सो फर्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है सॉलिड्स में? इलास्टिसिटी और इलास्टिक बिहेवियर। Elastic substances. इसे when we apply deforming force on a body, deforming force मतलब जिससे हम यहाँ तो बॉडी का साइज चेंज कर रहे हैं या बॉडी की शेप चेंज कर रहे हैं. Whenever we apply deforming force on a body, the molecules they will leave the equilibrium positions. जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है उस पोजीशन को वो लीव कर देंगे. सो उसका इफेक्ट ये होगा कि जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे द सिस्टम टेंड्स टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज. कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई उससे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी करके जो मॉलिक्यूल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम. तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, वहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी. आपने जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से मूव हो गए. अब एनर्जी के कंसेप्ट से हम करेंगे किसी भी चीज़ को हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से हटाते हैं तो जब आप जिस फोर्स के कारण और जब हम वो फोर्स हटा लेंगे तो सिस्टम टेंड्स टू कम बैक टू द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन अगेन. तो वो रीज़न हो जाता है इलास्टिसिटी का कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया तो जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई इट टेंड्स टू रीगेन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट अगेन. और यू कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स 0 थी. आपने फोर्स लगा के डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो उसके अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई. और रिस्टोरिंग फोर्स बिकॉज वो नाम से ही क्लियर है, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक. तो इसको हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट पहले हम इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इट इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच body regains its original shape or size on removal of deforming force. ग्राफ से एक्सप्लेन करना है तो यू कैन ड्रॉ इट्स टू ग्राफ्स. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ग्राफ बनाता हूँ जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाई आर तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है आर नॉट एंड पोटेंशियल एनर्जीज मिनिमम माइनस यू नॉट. अगर हम बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन से क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा. आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और डिस्टेंस को आर नॉट से कम करके r1 कर दिया एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स माइनस u1. सिमिलरली आपने स्ट्रेच किया तो डिस्टेंस इंक्रीजेस टू r2 एंड पोटेंशियल एनर्जी टू माइनस u2. सो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो, दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. कि आपने कहा कि अगर मैंने कंप्रेस किया तो
डिस्टेंस r0 से कम होके r1 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस u0 थी एंड इट बिकम्स माइनस u1। आपने स्ट्रेच किया तो डिस्टेंस r0 से चेंज होके r2 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस u0 से माइनस u1। दैट मीन्स हम कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे सिस्टम टेंड्स टू एक्वायर minimum potential energy and it comes back to the equilibrium position. So this implies that potential energy increases if deforming force increases or decreases intermolecular distance. And on removal of deforming force, system tends to acquire minimum potential energy again and thus regain its shape and size. ये कंसेप्ट क्लियर है? इसमें कुछ पूछना तो देखो पहले, क्लियर है? यस सर। ओके, अब दूसरा वे होता है कि हम इसको फोर्सेस के वे में एक्सप्लेन करें। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, कि मैंने इस एक्सिस पे लिया, इस एक्सिस पे इट्स फोर्स। सर हाँ जी सर, ये फोर्स का भी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का भी हो गया, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, यही ग्राफ क्यों बनता है? मतलब इसका कोई रीजन है कि नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स होते हैं ना, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपेरिमेंट करते ग्राफ हैं। है। हाँ, तो नॉर्मली अगर हम ग्राफ बनाएं तो फोर्स का ग्राफ इस तरह का बनेगा। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स जीरो। तो जब बॉडी पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस r0 है और फोर्स जीरो है। आपने अगर बॉडी को कंप्रेस किया तो डिस्टेंस जो है वो कम होके हो गया, मान लो r1, और फोर्स है F1। आपने स्ट्रेच किया तो फोर्स है माइनस F2। बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप अगर हम फोर्स की बात करें, पॉजिटिव फोर्स सिग्निफाइज रिपल्शन एंड नेगेटिव फोर्स सिग्निफाइज अट्रैक्शन। तो अगर हम देख रहे हैं कि इनिशियली जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस था तो r0 था और फोर्स जीरो थी। आपने जब कंप्रेस किया, डिस्टेंस जब कम हो गया तो पॉजिटिव फोर्स है। पॉजिटिव फोर्स मतलब रिपल्शन है, मतलब आप मॉलिक्यूल्स को पास लेके आए डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके और उनके बीच में एक रिपल्शन डेवलप होगी। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो रिपल्सिव है। तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वो रिपल्सिव फोर्स के कारण वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, तो उससे वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा। सिमिलरली जब आपने स्ट्रेच किया तो फोर्स अट्रैक्टिव है, कि ये जो रीजन है कि नेगेटिव फोर्स मींस अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्शन। तो आपने जब स्ट्रेच किया तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब स्ट्रेच किया, मॉलिक्यूल्स को दूर कर दिया, तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। इस ग्राफ को आप इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, मतलब मैं सुपर इम्पोजिंग ग्राफ भी बना सकता हूँ। किसी के ऊपर अगर मैं फोर्स का ग्राफ बना दूं तो वो ऐसे बनेगा। कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो फोर्स जीरो है, जब हमने डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स विल बी पॉजिटिव, और जब डिस्टेंस को बढ़ाया तो फोर्स विल बी नेगेटिव।
तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इलास्टिसिटी हो गई कि प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच सिस्टम टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। क्यों इलास्टिसिटी होती है? आप उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डिस्टेंस के साथ भी कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? यस ठीक सर। है। अब दूसरी बॉडीज होती है जिनको हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। वो इलास्टिक की डेफिनेशन से ही क्लियर है। इलास्टिक बॉडीज होती हैं जो अपनी शेप को रीगेन कर देती है, प्लास्टिक बॉडीज होती है जो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाती। So system that do not comes back to the original shape or size when deforming force is removed. तो उनको हम बोल देंगे they are plastic bodies। जैसे क्ले है तो क्ले इज अ प्लास्टिक बॉडी। आप उसको शेप दे देते हो, उसकी शेप चेंज कर देते हो, जो खेलने वाली मतलब क्ले होती है, तो वो न्यू शेप नहीं रह जाती है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि उसमें डिफॉर्म जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग इट बैक। कि आपने एक बार जब डिफॉर्म कर दिया, एंड अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, कौन सी चीज़ में रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रांग होगी और किस में नहीं होगी, मतलब कौन अपनी शेप रीगेन कर पाएगी और कौन अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन कि डिफॉर्म करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रांग या वीक है। अब इसमें थ्योरेटिकली देखें तो डेफिनेशंस पहले जो आती हैं, स्ट्रेस, मैथमेटिकली हम लेते हैं कि स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की तो सिस्टम के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज रेफर्ड एज स्ट्रेस। सो मैथमेटिकली ये तो डेफिनेशंस है। यू कैन से स्ट्रेस इज the internal restoring force per unit area। So फॉर्मूला से क्लियर है, इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई। सीजीएस में न्यूटन की जगह डाइन और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्जन क्या हो जाएगी? 1 न्यूटन per meter square is 10 raised to power 5 dyne, and 1 meter square is how many centimeter square? So we say 1 Newton per meter square is 10 raised to power 10 dyne per centimeter square। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया का? m1 l minus 1 t minus 2। अब स्ट्रेस को कैटेगराइज कर देते हैं। पहले दो कैटेगरीज, नॉर्मल स्ट्रेस and second is टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाम से क्या लगता है? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी? We say when the deforming force acts perpendicular to the cross sectional area of the body। नॉर्मल मतलब perpendicular और टेंजेंशियल मतलब पैरेलल। So if deforming force acts perpendicular to the cross sectional area, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉर्मल स्ट्रेस। और इस केस में क्या देंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया।
नॉर्मल स्ट्रेस को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरीज हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तीनों में फर्क क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस होती है when the force acts perpendicular to the surface and it increases dimensions of the body and length of the body. अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो लेंथ विल इंक्रीज, मतलब अगर इसकी इनिशियल लेंथ L है तो वी कैन सी जब हमने फोर्स अप्लाई की तो लेंथ इंक्रीजेस टू बॉडी की लेंथ बढ़ के इट इंक्रीजेस फ्रॉम L to L plus delta L. L to L plus delta L. कंप्रेसिव इसके ऑपोजिट। कंप्रेसिव में कि आपने बॉडी की लेंथ को कम किया, आपने दोनों साइड से फोर्स एक्सर्ट की and it decreases the length. Initial length is L. आपने जब compressive strength apply की तो length reduces by delta L. L minus delta L. एंड हाइड्रोस्टैटिक जब हम इक्वली लगाएंगे सारी साइड से, कि मेरे पास अगर कोई मान लो स्फीयर आया वो पानी के अंदर है, अगर इस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है सारी साइड से, कि अपने ऐसे फोर्स लग रही है सारी साइड से इक्वली, इससे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब अगर इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास V, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा that will be V minus delta V. ठीक है, when so we can say when solid bodies undergoes change in volume without any change in शेप, तो हम उसको बोलते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एक तीनों में फर्क समझ आया कि टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ को बढ़ाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो लेंथ को कम करेगा, और जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बेसिकली लिक्विड्स में ज़्यादा यूज होता है, इट्स कॉल्ड प्रेशर, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूम को कम करेगा। क्लियर? You can say hydrostatic stress changes the shape without any changes the volume without any change in shape. तीनों में डिफरेंस क्लियर है? अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा? ये तो होगी तीनों कैटेगरीज नॉर्मल स्ट्रेस की। Tangential stress है when force is applied parallel to the surface. मान लो मेरे पास एक बॉडी है, इसका लोअर फेस ए भी फिक्स्ड है, जैसे बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, इसका लोअर सरफेस फिक्स्ड है, वो में भी फ्रिक्शन के कारण हो सकता है कि फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि लोअर सरफेस मूव नहीं कर सकता। मैंने अगर यहाँ पे ऊपर फोर्स लगाई तो क्या होगा?
we say this body gets deformed. लोअर सरफेस तो फिक्स्ड है, अपर सरफेस ने अपनी शेप चेंज कर दी. So this is the force is applied parallel to the surface. So restoring force is referred as tangential stress, and tangential stress results in change in shape of the body. ये जो एंगल है इस टर्म में हम मेजर करेंगे कि स्ट्रेस का इफेक्ट क्या हो. दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा. इसको हम shear strain बोल देंगे बाद में, बट अभी यू कैन से दैट कितना स्ट्रेस अप्लाई, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा आ जाएगी. So we say it's measured in terms of theta, shear strain. अब strain क्या होता है? Second इसमें जो आएगा strain. Strain की general definition क्या होगी? We say it's change in configuration upon original configuration. So again categories. अगर हमने कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया था तो इट रिजल्ट्स इन चेंज इन लेंथ. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. So we say मेरे पास अगर कोई बॉडी है, if length increases from L to L plus L or decreases from this is if tensile stress is applied and this is if compressive stress is applied. दोनों केसेस में स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ कितना है? स्मॉल एल. तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल विल बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. और अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ ऐसे भी लिखिए डेल्टा एल बाय एल, कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज द स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. क्लियर? अगर हमने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अप्लाई किया था तो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. Say volume decreases from V to V minus delta V. Volumetric strain is delta V by V. This is when hydrostatic stress or pressure is applied. ये दोनों क्लियर कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है. ये दोनों क्लियर है पॉइंट्स. अब आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मेरे पास एक रॉड है, मैंने उसको स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ बढ़ गई तो रेडियस कम हो जाएगा. सो उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन. इसे लेटरल स्ट्रेन अकम्पनीज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कि अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो रेडियस कम हो जाता है, लेंथ कम करोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा. सो दैट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन नॉर्मली स्कूल में नहीं पूछते, बट अदरवाइज इट्स इंपॉर्टेंट. Say when longitudinal strain changes length. बाद में
है, क्योंकि जब हम पॉइजन्स रेशियो डिफाइन करेंगे उसमें काम आएगा। Produced in a body due to stress. It also results in change in cross-sectional area, change in radius. So lateral strain is change in radius upon original radius. So we say delta R upon R. अब ये तो हो गया, अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो इट रिजल्ट्स इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो कौन सा स्ट्रेन था? एंगल, shear strain. angle theta through which the surface gets displaced, so that's called shear strain. Angle theta through which cross-sectional area gets displaced. तो उसको हम बोल देंगे shear strain. So स्ट्रेस और स्ट्रेन में सारे कैटेगरीज पता चल गई। स्ट्रेस को हमने लिया कि स्ट्रेस दो तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। फोर्स अगर हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाई है तो नॉर्मल स्ट्रेस, पैरेलल टू द सरफेस लगाई है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। एंड नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर तीन तरह का हो सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द बॉडी, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिक्रीजेस लेंथ ऑफ द बॉडी एंड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम। सिमिलरली स्ट्रेन को हमने लिया कि अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इट कैन रिजल्ट इन चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, कि आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, सो टू चेंज द लेंथ, तो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लेटरल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव। सो लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम हो जाएगा, सो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस इज द लेटरल स्ट्रेन। And tangential strain is shear strain is the angle theta through which phase gets displaced. So shear strain produce होगा जब आप tangential stress apply करोगे। normal stress apply करोगे तो it can be longitudinal strain, lateral strain और volumetric strain, which is the change in volume upon original volume। यहाँ तक clear सब? यहाँ तक कुछ है पूछने वाला तो देखो। So then you have Hooke's law। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ एक तो आपने वर्क बाय एनर्जी में पढ़ा था, where he said that restoring force is directly proportional to। हुक्स लॉ क्या था लॉज ऑफ मोशन में या वर्क बाय एनर्जी में? F is equal to minus kx। F is equal to तो स्प्रिंग का था, F is equal to minus F is equal to minus kx, कि अगर x is the change in length, कि अगर आप लेंथ नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा था? ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश करेगी कि वो कम हो जाए, आप लेंथ को कम करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश करेगी वो बढ़ जाए। हुक्स लॉ को हम सॉलिड्स में डिफाइन करते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट्स, बिकॉज हर बॉडी की एक लिमिट होगी जहाँ तक आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकती है। जैसे आपके पास स्प्रिंग है, आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो तो वापस ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, बट अगर आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो इसे विद इन इलास्टिक लिमिट elastic limit means up to which body behaves as elastic body।
strain produced in a body is directly proportional to the stress applied. Or you can say that stress by strain की जो ratio है that should always be constant, and this constant is referred as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. So stress upon strain is constant, and this constant normally हम इसको E भी कह देते हैं because it's modulus of elasticity. So where E is the modulus of elasticity of the body. अब strain का dimensional formula क्या होता है? अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, हमने जितने भी strain किए, strain का dimensional formula और units क्या होंगे? Strain की units या dimensional formula? Change in length upon original length. So units. So no units. So dimensionless physical quantity and no units. और ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? These are referred as non-dimensional variable. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर इसके dimensions नहीं है. So strain is called non-dimensional variable quantity. Because हमने चार कैटेगरीज पढ़ी थी ना, dimensional variable, non-dimensional variables, dimensional constants and non-dimensional constant. So it's a non-dimensional variable and it's no units because it's ratio of two similar quantities. अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं फिर स्ट्रेस के यूनिट क्या आते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स Newton per meter square. so same as stress. So we say strain is dimensionless units and dimensions of modulus of elasticity are same as that of stress. Same as that of stress. अब इसमें भी कैटेगरीज आ जाएंगी. फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस. मान लो मेरे पास एक बॉडी है विच इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट. यहाँ से मान लो इसको फिक्स कर दिया. मैंने फोर्स अप्लाई की and its length increases from L to L plus delta L. तो longitudinal strain कितना हो गया? अगर इसकी लेंथ डेल्टा L by L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो स्ट्रेस कितना हो गया? फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन A. तो यंग्स मॉडुलस को हम बोलते हैं इट्स रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. मतलब y is equals to delta L by L, or you can say y is equals to FL upon A delta L. यहाँ से F क्या आ गया?
F is equals to यही है। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। अगर देखो तो ये सेम फॉर्म है जो हुक्स लॉ था, बिकॉज हुक्स लॉ में क्या था, इसकी जगह x और वाई ए बाई एल की जगह k, so that means f is equals to k delta L where k is अब इस पे आपको कंसेप्चुअल आ सकते हैं SHF में, वर्क पर एनर्जी में, इसमें बिकॉज k इज वाई ए बाई एल। तो अगर आपको दिया हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने लेंथ कट करके हाफ कर दी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा? मैंने स्प्रिंग को काट के उसकी लेंथ हाफ कर दी, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर स्प्रिंग को कट करके हाफ लेंथ कर दोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। Spring constant does not mean it depends only on the nature of the body, it also depends upon length and cross sectional area। तो अगर आपने उसको कट करके उसकी लेंथ को हाफ कर दिया है, तो इसका मतलब है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मेरे पास वायर है और वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस r है, for a wire having cross sectional radius r, y can be written as एरिया को हम पुट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ऐसे भी और न्यूमेरिकल्स में कई बार भी तो इस केस में स्ट्रेस कितना हो जाएगा? इसे फोर्स अप्लाइड इज वेट ऑफ द बॉडी, Young's modulus becomes mgl upon pi r square delta। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा इसके सॉलिड्स के। क्लियर यहाँ तक? फिर इसमें इसे यंग्स मॉडुलस इज द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। Larger Young's modulus means more elastic is the body। Larger Young's modulus means more elastic is the body। मेरे पास अगर दो आइडेंटिकल वायर्स हैं, identical wires means same length and radius, of steel and rubber, and same deforming force is applied। चेंज इन लेंथ ज्यादा किसमें होगा? यंग्स मॉडुलस को देखो,
हमने कहा फोर्स सेम है, लेंथ सेम है, रेडियस सेम है, दैट मींस यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल for same value of for same f l and r. We can say y is inversely proportional to delta l, implies Young's modulus किसका ज्यादा होगा? Because change in length rubber में ज्यादा है, तो Young's modulus is more for steel. So स्कूल में conceptual आता है कि show that steel is more elastic than rubber. So that steel is more elastic than rubber. Clear ये? Young's modulus का clear है सारे concept. Then you have second is bulk modulus. This is when hydrostatic stress is applied. Bulk modulus is हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस से स्ट्रेन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा था? वॉल्यूमेट्रिक. So we say bulk modulus is the ratio of normal stress या hydrostatic stress to volumetric strain. We can say bulk modulus is P is pressure or hydrostatic stress, because stress भी force per unit area ही होता है. और नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन इसे नेगेटिव साइन signifies that when pressure is applied, volume decreases. इसका रेसिप्रोकल जो होता है दैट्स कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. दिस विल बी माइनस डेल्टा वी बाय वी. अब जैसे हमने किया कि यंग्स मॉडुलस इज द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस इज द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो. अगर हम वाटर और एयर लेते हैं और सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम किस में ज्यादा होगा? एयर में. तो जिसमें चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका बल्क मॉडुलस कम आएगा. सो वी से प्रेशर इज अप्लाइड, if same pressure is applied on equal volume of air and water, change in volume of air is more than, because water normally almost incompressible होता है, so bulk modulus for water is more than bulk modulus of air. So
So इसमें क्वेश्चन जो आएगा, शो दैट एयर इज वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर. अगेन स्कूल का कंसेप्चुअल. शो दैट water is more elastic than air. क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एक जो और चीज पूछ सकते हैं, हाउ डज द डेंसिटी वेरीज विद प्रेशर. तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, मास कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो रिलेशन क्या बनेगा इसमें कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी हो जाएगा. variation of density with pressure. We say if m is the mass, v volume of body, the density is m by v. When pressure is applied, m is constant and volume will be v minus delta v. तो न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगी? or you can write it as m into, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m by v is rho naught, or you can say rho is equals to इसकी बाइनॉमियल एक्सपेंशन क्या होगी? 1 plus delta v by rho. And delta v by v can be written as because bulk modulus क्या था? bulk modulus is, तो delta v by v is minus p by d. तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस क्यों लिया? सर आप ऑलरेडी वॉल्यूम को मतलब बिकॉज मैं ऑलरेडी ले रहा था कि प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम होगा, तो इसलिए दो बार ही नहीं लेना, तो इसलिए मैंने p by v लिख दिया. सो ये रिलेशन यूज हो सकता है आपके एमसीक्यूज में भी और न्यूमेरिकल्स में भी, कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद प्रेशर. क्लियर ये स्टेप्स? यहाँ तक देखो कुछ है पूछने वाला तो, यंग्स मॉडुलस में या बल्क मॉडुलस में दो ही नॉर्मली कंसेप्चुअल आते हैं. या तो प्रूफ करना होता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, या प्रूफ करना होता है कि वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. Then you have last is the modulus of rigidity, जिसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह रिलेटिवली बहुत कम आते हैं. Modulus of rigidity is ratio of tangential stress to the shear strain. Tangential stress means F upon area and shear strain is the angle theta. So modulus of rigidity. It's F upon a theta. क्लियर है? यूनिट्स इसके भी वही होंगे जो नॉर्मल होते हैं यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस के, कि सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस. यहाँ तक देखो कुछ पूछने वाला है तो
अब इसमें दो तीन छोटी छोटी चीज़ें एक तो आती हैं, एक डेरिवेशन अभी इम्पॉर्टेंट है हमारी इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, बट दो तीन जो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, दे आर इलास्टिक फटीग क्या होता है और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है कि अगर आप किसी बॉडी को डीफॉर्म करते हो और डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो इट टेक्स सम टाइम बिफोर इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज और शेप। इमीडिएटली नहीं होती कि आपने किसी चीज़ को स्ट्रेच किया वो कुछ टाइम में वापस आई, कितना टाइम लेगी दैट डिपेंड्स अपॉन दैट बॉडी, बट देयर इज ऑलवेज सम डिले एंड दैट इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, कि the delay which takes place when for the body to returns to its original size or shape. दूसरा होता है elastic fatigue. Fatigue means elastic fatigue. Fatigue का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? थक जाना बेसिकली। तो इलास्टिक फटीग मीन्स बॉडी इलास्टिकली थक गई एंड आप किसी बॉडी को बार बार स्ट्रेच कर रहे थे, डीफॉर्म कर रहे थे, वो अपनी ओरिजिनल शेप ले रही थी, हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं हटाते हैं तो वो बार बार शेप ले रही है। एक स्टेज आती है जब आप थोड़ी सी डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो वो बॉडी ब्रेक कर जाती है, तो वी से दैट इज एन इलास्टिकली फटीग्ड बॉडी, द बॉडी हैज लॉस्ट इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज और आपने फोर्स अप्लाई की और वो बॉडी टूट ही गई। तो ये नॉर्मली कंसेप्ट यूज होता है जैसे रेलवे के ब्रिजेस हैं, रोज उनके ऊपर से ट्रेन निकलती है तो ब्रिज थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, ट्रेन चली जाती है तो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, बट अ स्टेज विल कम वेयर उसके ऊपर से ऐसा हो सकता है किसी दिन की ट्रेन निकली जो रोज निकल रही थी और वो टूट गया, सो वी से दैट्स एन इलास्टिकली फटीग्ड ब्रिज। तो रेलवेज का एक काम होता है दे कीप ऑन चेकिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रिज, कि उसकी उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज तो नहीं कर दिया, और अगर उन्हें लगेगा कि वो इलास्टिकली फटीग ब्रिज है तो उसको फिर वो बंद कर देते हैं कि इसके ऊपर से अब ट्रेन निकलेगी तो किसी भी दिन टूट सकता है। जैसे आप रबर बैंड को देखो कि आप रबर बैंड को रोज स्ट्रेच करते हो वापस अपनी ओरिजिनल शेप लेता है, बट एक दिन आता है कि आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई वो टूट ही गया, सो वी से दैट्स एन इलास्टिकली फटीग्ड रबर बैंड। सो दोनों चीज़ों में फ़र्क पता चला, इलास्टिक फटीग क्या होता है और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। So elastic after effect is the time delay. Elastic fatigue, that body has lost its elastic properties due to continuous deformations. कि आप उसे रोज डिफॉर्म कर रहे थे, बार बार डिफॉर्म कर रहे थे तो उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया। जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट अभी आपने बताया, हाँ सर वो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो रबड़ का होगा वो ज़्यादा होगा और उसका कम होगा स्टील का? मतलब इस केस में तो है, बट ऐसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है किसका, आप याद रख भी नहीं सकते। स्टील का तो कह सकते हो कि रबड़ से ज़्यादा होता है, जल्दी वापस रीगेन कर लेता है बिकॉज वो डीफॉर्म भी कम होता है, बट ऐसे हम स्टैंडर्ड याद नहीं रखेंगे किसका ज़्यादा है। ऐसे वो आपसे ना ही आपसे पूछेंगे कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा है कॉपर का ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको सिर्फ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट याद रखना है कि होता क्या है कि टेम्परेरी डिले जो होता है फॉर बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप, उसको हम बोल देते हैं कि इट्स इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। एक रेशो इसमें और आती है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या होती है? अगेन दिस इज नॉर्मली नॉट आस्क्ड इन स्कूल एग्जाम, बट बता देता हूँ। पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो होती है जब आपने नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई की, इसको हम डिनोट पॉइजन्स रेशो करेंगे कि इट्स द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये दो स्ट्रेन्स की रेशो है, नॉर्मली सिग्मा से डिनोट होती है। स्कूल में पॉइजन्स रेशो नॉर्मली नहीं पूछी जाती। डेल्टा आर बाय आर और डेल्टा एल बाय एल हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं फॉर कि अगर डेल्टा एल बाय एल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा आर बाय आर विल बी नेगेटिव, लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगा। So we say negative sign signifies that. सर हाँ जी। सर ये लास्ट टॉपिक है वैसे? नहीं अभी और भी है। क्यों, क्या वो टाइम हो गया क्लास का? हाँ मैथ्स की क्लास है। कितने बजे? सर 8:30 है लेकिन अभी टाइम लगेगा ना। अच्छा ऑफलाइन है ना आपकी, जाना है आपने? यस सर। मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, इसमें ना थोड़ा सा रह गया, मतलब एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग
और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो मे भी अगर 15-20 मिनट भी लगेंगे तो यहाँ तक जितना पढ़ा जाता है पढ़ लो। मैं ज़्यादा दिन एक क्लास और इस पे लगाने के मैं उसको रिकॉर्ड करके वो सेंड कर दूंगा, उसको देख लेना, फिर नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से। ओके सर। ठीक है, ये वाला टॉपिक कर लो बस, पॉइजन रेशियो। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट if delta L by L is positive, delta R by R will be negative. So दो चीज़ें अब जो मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा फिर वो ये होंगी, और ये इम्पोर्टेंट है, मतलब एनर्जी स्टोर तो नहीं, एक तो ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ये दो चीज़ें मैं रिकॉर्डिंग में डालूंगा। बाकी आज जो किया आ गया समझ? यस सर। ठीक है, सो कल भी मे बी मॉर्निंग में क्लास लगा लेंगे एंड इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। आपको जो मैंने हीट की असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट 1 कहा था करने के लिए, अगर होगी है तो मैं असाइनमेंट 1 के सॉल्यूशंस आज सेंड कर दूंगा, बट उसमें भी जो डाउट्स है मेरे को सेंड कर देना ताकि हम उसको फिर डिस्कस कर लें एक बारी, बिकॉज मंडे तक मेरे को थोड़ा सा इशू है कि टाइमिंग्स का, कि क्लास किस टाइम लग पाएगी, नहीं तो इसलिए ऑनलाइन लगा रहा हूँ, फिर तो ऑफलाइन ही कर देंगे उसके बाद दोबारा से। हाँ जी, हाँ मतलब एक लिमिट के बाद तो हर बॉडी ब्रेक करेगी, इतनी जल्दी नहीं करती, जैसे रेलवेज के ब्रिजेस को इलास्टिकली फिटिंग होने में समटाइम 100 साल लग जाते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो ब्रिजेस अब धीरे धीरे इलास्टिकली फिटिंग होते जा रहे हैं, तो उनकी जगह नए ब्रिज बनते हैं फिर।